नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी चक्रवात में स्वागत है आपका। और आज यूपी के सियासी घमासान का चौथा चरण शुरू हो चुका है। मतदान सुबह से ही जारी है और चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान हो रहा है। और आज आपको बता दें कि ये 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा है, जहां पर मतदान सुबह से ही जारी है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी रण में उतरे हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक नजर डालेंगे 9 बजे तक की गई वोटिंग प्रतिशत की ओर। तो आपको बता दें कि यूपी में सुबह 9 बजे से वोटिंग हुई है और इसके साथ ही 9 बजे तक 9.10% मतदान हो चुका है। पीलीभीत में 10.62% मतदान हुआ, लखीमपुर खीरी में मतदान किया गया और उन्नाव में 9.02%, लखनऊ में 8.19%, रायबरेली में 8% और बांदा में 10% मतदान हो चुका है। पीलीभीत में 10.62%, सीतापुर में 8.4%, हरदोई में 7.5% और फतेहपुर में आपको बता दें करीब 9% मतदान हो चुका है। यूपी में सुबह 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत आपके सामने हैं। हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अब तक मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत आपके सामने है, जहां फतेहपुर में भी 9.13% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। और चुनावी प्रतिशत के बाद अब बात करेंगे लखीमपुर सीट की। तो लखीमपुर की पलिया विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी में पलिया विधानसभा सीट से हरविंदर रोमी साहनी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भूपेंद्र पाल सिंह काकू समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बसपा की तरफ से और रिशाल अहमद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लखीमपुर की पलिया विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची यहां आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने उतारा है हरविंदर रोमी साहनी को, भूपेंद्र पाल सिंह काकू समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर जाकिर हुसैन बसपा और रिशाल अहमद कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखीमपुर खीरी की निघासन सीट के बारे में। तो लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा सीट से चुनावी प्रत्याशी आपको बता दें कि शशांक वर्मा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। आरएस कुशवाहा समाजवादी पार्टी की तरफ से और डॉक्टर आर्य उस्मानी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। अटल शुक्ला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। शशांक शर्मा बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी रण का हिस्सा हैं और इन्हीं की टक्कर देने के लिए आरएस कुशवाहा समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर आर्य उस्मानी बसपा की तरफ से और अटल शुक्ला कांग्रेस की तरफ से टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ ही लखीमपुर की खीरी की अगली सीट के बारे में चर्चा करेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, आपको दिखा दें कि लखीमपुर खीरी की इस सीट पर अरविंद गिरी बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है। विनय तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, श्रीमती शिखा वर्मा बसपा की तरफ से और प्रहलाद पटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोला गोकर्णनाथ सीट से चुनावी मैदान में है। अब बात करें लखीमपुर खीरी की लखीमपुर मेन सीट के बारे में। तो लखीमपुर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाते चले कि योगेश वर्मा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और मोहन वाजपेयी बसपा की तरफ से चुनावी रण में है इस बार। और डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। लखीमपुर सीट से जो प्रत्याशी हैं आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि योगेश वर्मा बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से लखीमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उतारा है डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी को और बसपा ने मोहन वाजपेयी को इस बार चुनावी रण में उतार दिया है। तो वहीं लखीमपुर धौरेहरा सीट पर कौन प्रत्याशी मैदान में, आपको वो भी दिखाते चलें कि लखीमपुर खीरी की धौरेहरा सीट से विनोद शंकर अवस्थी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वरुण चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं और आनंद मोहन त्रिवेदी बसपा की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। श्रीमती जितेंद्री देवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से
लखीमपुर की धौरहरा सीट से चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ में बात करें लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट की, तो लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट के प्रत्याशी आपको दिखाते चले कि लोकेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से मोहम्मदी सीट से चुनावी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दाऊद अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से, शकील अहमद सिद्दीकी बसपा की तरफ से और ऋतु सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहम्मदी विधानसभा सीट से इस साल चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते चले तमाम प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार चौथे चरण में कौन से प्रत्याशी इस बार अपने भाग्य का फैसला जनता के हाथों में दे चुके हैं और अब मतदान सुबह से ही जारी है और प्रत्याशी इस इंतजार में हैं कि अब सत्ता किसके हाथ में आएगी और कौन जीत का सेहरा सजाएगा। आपको बताते चले लोकेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, दाऊद अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से, शकील अहमद सिद्दीकी बसपा की तरफ से और ऋतु सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और लखीमपुर खीरी की एक और यहां पर अहम सीट आ जाती है कस्ता सीट, तो लखीमपुर खीरी की कस्ता सीट से प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखाते चले कि सौरभ सिंह मोनू बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, सुनील कुमार लाला समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। कस्ता विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हैं यहां पर श्रीमती सरिता वर्मा और राधेश्याम भार्गव कांग्रेस पार्टी की तरफ से कस्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की अहम सीट कस्ता सीट, जहां पर ये चार प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं, सौरभ सिंह मोनू बीजेपी की तरफ से, सुनील कुमार लाला समाजवादी पार्टी की तरफ से और बसपा की तरफ से दावेदारी पेश करने के लिए श्रीमती सरिता वर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं राधेश्याम भार्गव कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो यहां बात करेंगे पीलीभीत की, तो पीलीभीत में बूथ संख्या 246 और 247 में ईवीएम मशीन खराब होने की इस वक्त खबर सामने आ रही है। और इससे पहले कि हम इस खबर पर चर्चा करें, आपको बता दें कि पीलीभीत की सीट पर कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। तो आपको बताते चलें कि घमासान जारी है चौथे चरण का और अब पीलीभीत की बरखेड़ा सीट से स्वामी प्रवक्तानंद बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है, हेमराज वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और मोहन स्वरूप वर्मा बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है, हरप्रीत सिंह चब्बा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पीलीभीत की बरखेड़ा सीट यहां पर हम बता रहे हैं आपको, जहां प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, स्वामी प्रवक्तानंद बीजेपी की तरफ से, हेमराज वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, मोहन स्वरूप वर्मा बसपा की तरफ से और हरप्रीत सिंह चब्बा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पीलीभीत सीट अहम सीट बन जाती है यहां पर और पीलीभीत पर बरखेड़ा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे पीलीभीत की पूरनपुर सीट के बारे में, तो पीलीभीत की पूरनपुर सीट के प्रत्याशी भी आपको दिखाते चलें कि पूरनपुर सीट से बाबूराम पासवान बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है, सुश्री आरती समाजवादी पार्टी की तरफ से, अशोक कुमार राजा बसपा की तरफ से और ईश्वर दयाल पासवान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा सीट की यहां बात हो रही है, जहां प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। बाबूराम पासवान बीजेपी की तरफ से इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं, सुश्री आरती समाजवादी पार्टी की तरफ से और अशोक कुमार रजा बसपा की तरफ से और ईश्वर दयाल पासवान कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। आपको बताते चलें कि पीलीभीत की ये पूरनपुर सीट है, जहां पर तमाम पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं और अब इनके भाग्य का फैसला इस वक्त मतदाता कर रहे हैं और लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है पीलीभीत में और तमाम यूपी में, जहां पर 9 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त चौथे चरण का चुनाव जारी है, जहां पर मतदान किए जा रहे हैं। सुबह से ही तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदान किए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को भी इस बार विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए ये मतदान करवाए जा रहे हैं। इस बीच आपको प्रत्याशियों की सूची दिखाते चले, बाबूराम पासवान बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो वहीं संजय शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही वो दिखाएंगे भी, जायजा देंगे कि किस तरीके से पीलीभीत की पूरनपुर सीट पर इस वक्त मतदान जारी है, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है।
नजर आ रही है। पल्लवी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं इस वक्त पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ। आज साफ तौर से मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरीके से मतदाता जो हैं सुबह 7 बजे से आकर लाइनों में लग गए हैं अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए। और बराबर जो है मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बराबर लोग पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर रहे हैं और मतदान करते हुए जो है साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका भी बखूबी ख्याल रख रहे हैं। और साथ ही आपको अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात बता दूं तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए गए हैं। जो भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उनके द्वारा बड़ी सतर्कता से मतदान को शांति प्रिय ढंग से करवाने का प्रयास कर रहा है। जी पल्लवी। जी संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर किस उम्र के तबके के लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और क्या लगता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो पाएगा? पल्लवी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है हर वर्ग के लोग जो हैं मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे युवा पीढ़ी की बात कर ली जाए, चाहे बुजुर्ग की बात कर ली जाए और चाहे जो है अधेड़ उम्र के जो लोग हैं उनके द्वारा भी बराबर वोट किए जा रहे हैं। और वहीं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनसे जब मैंने बात करने का प्रयास किया तो उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे यहाँ विकास जो भी प्रत्याशी करेगा हम उसकी सपोर्ट में वोट करेंगे। जी पल्लवी। शुक्ला, हम चाहेंगे अब लोगों से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि अब तक के कार्यकाल में बीजेपी ने जिस तरह के विकास कार्य किए हैं उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है और क्या लगता है कि इस बार आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लेकर वो इस बार मतदान करने पहुंचे हैं। जैसा कि कुछ वोटर हमारे पास में है इस समय जो मतदान करने जा रहे हैं, मतदान करके भी आ चुके हैं कुछ लोग, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है वो किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करके आए हैं या वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेराज जी, ये बताइए कि आप जो हैं वोट कर आए हैं जी, आपने किन मुद्दों को लेकर जो है वोट किया है? हमने बेरोजगारी शिक्षा पर वोट किया। अच्छा, तो भ्रष्टाचार, इसके अलावा भी आपके कोई मुद्दे हैं? बेरोजगारी मेन मुद्दा और शिक्षा मेन मुद्दा है, ये मान के चलिए। तो ये हमारे साथ में थे वोटर जिन्होंने बताया कि इनका मेन मोटिव जो है विकास है। इसी कड़ी में हमारे साथ युवा भी हैं कुछ, आइए उनसे बात करते हैं। युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? ये भी जानने की कोशिश करें कि अब तक कितना विकास जो है हो चुका है, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल लोगों ने देखा, बीजेपी का भी देखा, बसपा का भी देखा, तो क्या फर्क नजर आ रहा है खास तौर पर इन तमाम पार्टियों के कार्यकाल में? कोई भी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप काफी समय से वोट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, अभी तक जो है आपके हिसाब से कौन सी सरकार ने विकास कार्य किया है? सपा सरकार ने। क्या विकास कार्य किए हैं? सपा के काम जो भी है, बिजली में, ठीक है, स्वास्थ्य में, अस्पताल में, सब जगह सारे काम उनके अच्छे हैं। आपने किन मुद्दों को लेकर आज वोट करके आए हो? विकास का मुद्दा, शिक्षा का, ठीक है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है बीजेपी के टाइम में। तो देखा, युवा साथी हमारे साथ थे वोटर जो कि बता रहे थे कि इन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा इसका बढ़िया करने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। जी पल्लवी। जी संजय, बिल्कुल, बेरोजगारी जो है इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा इस बार यही है। और हम ये भी आगे आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है बीजेपी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उनकी तरफ से अपने मैनिफेस्टो में कहा भी गया है कि आने वाले समय में 60 लाख जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? इसी कड़ी में हमारे साथ दूसरे युवा साथी आ गए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी सरकार द्वारा अभी एक एजेंडा निकाला गया था, उसमें बताया गया था कि 60 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या कहना है आपका? मेरा कहना तो यही है सर, अभी तक किसी भी बेरोजगार को कोई काम नहीं मिला है और इतने मेहनत से लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी लोग डिग्री लेके घर में बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बस उन्होंने नाम बदले हैं और मतलब जो है सब उल्टे ही काम किए हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो। मैं इतना कहना चाहूँगा। आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है, किसकी सरकार जो काम करती है? मुझे अखिलेश यादव की सरकार अच्छी लगती है और उन्होंने ही जो भी काम किए हैं आज तक उन्होंने ही सही काम किए हैं। उन्होंने लैपटॉप बांटे, बच्चों को काम भी दिया और जॉब भी दिलवाई, हर तरीके काम वही करते हैं और जितना भी जन विकास होता है सब अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा ही होता है। ये रिक्शा बांटे, सब कुछ करा उन्होंने जनता के लिए, सभी कुछ करा है
बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। और हमारा सारा साइकिल पे ही जाएगा कि जाऊंगा। देखा पल्लवी, ये हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए थे, वोटर, जो कि वोट डाल के अभी आए थे, और उनका तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए थे और बीजेपी सरकार द्वारा जो है केवल छलावा चला गया है। जी पल्लवी। संजय, हम ये भी चाहेंगे कि आप वहां से महिलाएं, अगर हो सके तो महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह की सुरक्षा को लेकर तमाम नियम बनाए गए योगी सरकार में, तो उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है कि क्या पहले से ज्यादा सुरक्षित हो पाया उत्तर प्रदेश? जैसा कि जानकारी देना चाहूंगा, इस समय हमारे साथ में महिला वोटर कोई नहीं है, जिस कारण जो है इस संबंध में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है क्या इंतजाम किए गए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आरिफ जी, ये बताइए कि अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितनी हद तक जो है महिला सुरक्षित है? कोई हद तक महिला सुरक्षित नहीं है, खाली एक बातें हैं। बात अगर सुरक्षित होती तो इतनी जो कांड हो रहे हैं वो क्यों होते? इतना ही अगर आज़ादी होती है, अगर ये लोग कहते हैं कि महिला को सुरक्षा देंगे हम, तो कहाँ तक सुरक्षा हुई? अगर होती तो इतने कांड ही क्यों होते थे? देखा पल्लवी, वोटर का साफ तौर से कहना है कि महिला सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आने वाले वक्त ही बताएगा 10 मार्च का कि आखिरकार जो है किसकी सरकार बनती है। जी पल्लवी। संजय, चलिए बात करते हैं पोलिंग बूथ की, कि जिस तरीके के नियमों की जो है पालना को लेकर वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो पा रहा है वहां पर? पल्लवी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ बने हुए हैं वहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का जो है ध्यान रखते हुए सभी के चेहरों पे मास्क लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं पोलिंग बूथ पर, उनके द्वारा जो है प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जा रहा। अगर कोई मास्क लगा के नहीं आता है घर से तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उनसे साफ तौर से बोल दिया जाता है कि अगर आप मास्क लगा के आओगे तभी आप अपना वोट डाल सकते हो। जी पल्लवी जी, तो मास्क को लेकर कोई बैकअप वहां पर नजर आ रहा है कि लोग वहां से मास्क खरीद सकते हैं जो मास्क लेकर नहीं आए हैं, या फिर मास्क वितरण वहां पर हो रहा हो? मैडम, प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि जो है यहाँ पर अगर बाई चांस कोई मास्क लेके नहीं आया है तो उसको मास्क उपलब्ध करवाए जा सकें। चूंकि आज 23 फरवरी है, चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में जो है जो भी दुकानें हैं वो सारी बंद हैं। लोग जो है अपने घर को वापस जाकर ही या तो रुमाल का सहारा लेते हैं या फिर जो है जो मास्क रखे हुए होते हैं उनको लगाकर दोबारा मतदान केंद्र पर आकर अपना मत का प्रयोग करते हैं। जी पल्लवी। जी संजय, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे, बुजुर्गों को लेकर खास इंतजाम करने की बात जो है कही जा रही थी, तो बुजुर्गों को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर जमीनी तौर पर नजर आ रहे हैं? जी पल्लवी, जैसा कि आपको बताता चलूं कि प्रशासन द्वारा जो है जो भी बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष आ रहे हैं चुनाव में वोट करने, तो उनको जो है मतदाता स्थल तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है, और साथ ही जो है उन बुजुर्गों को जो है वहाँ भेजा जा रहा है। जी पल्लवी। जी चलिए संजय, हम चाहेंगे आपके पास और भी लोग जुड़ चुके हैं तो आप उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि इस बार क्या कुछ लगता है कि अहम मुद्दे हैं जिन पर वो मतदान करने जा रहे हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन अभी कुछ सुरक्षा कर्मी मेरे पास खड़े हुए हैं, उनसे सुरक्षा की बात के लिए जो कड़े इंतजाम किए गए उनके लिए करता हूं मैं। एक मिनट भैया आ जाओ। जो है सुरक्षा की बात जब मैंने पूछने की बात कही तो वो जो है कैमरे के सामने बोलने से मना कर रहे हैं। जी पल्लवी। जी, हम चाहेंगे अब लोगों से ही बात करने की कोशिश करें, और संजय हम चाहेंगे बिल्कुल आप नजर बनाकर वहां पर रखेंगे क्या कुछ स्थिति वहां पर चल रही है। तो वहीं बात अगर ईवीएम मशीन की जाए तो उसको लेकर भी पीलीभीत से कई खबरें आ रही हैं, कई क्षेत्रों में ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहां पर क्या ईवीएम की खराबी जैसे कोई खबर आपके पास आई है सुनने को? पल्लवी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पीलीभीत की कई विधानसभाओं में लगभग सुबह से 4 से 5 ईवीएम मशीनें जो हैं खराब पाई गई, जिसके लिए जो है वहां पर जो वोटर पहुंचे हुए थे उनमें आक्रोश देखने को मिला। लेकिन प्रशासन की तत्परता को देखते हुए प्रशासन ने जो है ईवीएम मशीन को दुरुस्त करवाया, और दुरुस्त करवाने के बाद जो है लगभग 1 घंटे की देरी से जो है वोटर जो है वोट कर सके। जी
मतलब 1 घंटे देरी के साथ वहां मतदान दोबारा एक बार शुरू किया गया। संजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे अधिकारियों को लेकर वहां पे क्या कुछ कहना है, क्या जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना प्रोटोकॉल की जहां तक बात है उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है? पल्लवी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं वो बराबर जो है पोलिंग बूथों पर जाकर भ्रमण कर रहे हैं। अगर कोई खराबी होती है या कोई और परेशानी होती है तो उसका तुरंत समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। जी पल्लवी जी, और सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो किस लिहाज से सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, कितने सुरक्षाकर्मी वहां पर नजर आ रहे हैं? पल्लवी, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आर्मी के जवान भी तैनात हैं और साथ ही पुलिसकर्मी की टुकड़ियां भी लगी हुई हैं और साथ ही पीएसी बल की अगर बात की जाए वो भी सुरक्षा में तत्परता से लगे हुए हैं। बिना मतलब के जो है पोलिंग बूथ के पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं और प्रशासन द्वारा साफ तौर से बता दिया गया है कि पोलिंग बूथ से 200 से 500 मीटर की दूरी पर ही फालतू के लोग रहें। जी पल्लवी। जी चलिए, संजय शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे आप नजर बनाकर रखें वहां पर पोलिंग बूथ के बाहर कि क्या कुछ स्थिति वहां पर चल रही है और किस तरीके से मतदान वहां पर किए जा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि चौथे चरण के मतदान जारी हैं और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और इस दौरान 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर यह मतदान किया जा रहा है। पीलीभीत पूरनपुर सीट से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की कि सलीके के साथ वहां पर मतदान किया जा रहा है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल की जहां तक बात की जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। बिना मास्क लगाए अगर लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें वापस लौटाकर मास्क लाने को कहा जा रहा है और इसी के साथ ही तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीलीभीत की बीसलपुर सीट के बारे में। तो बीसलपुर सीट के प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाते चले कि बीसलपुर सीट विधानसभा से विवेक वर्मा बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में हैं, दिव्या गंगवार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, अनीस खां उर्फ फूल बाबू बसपा की तरफ से बीसलपुर विधानसभा सीट से और श्रीमती शिखा पांडे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीसलपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि विवेक वर्मा बीजेपी की तरफ से, दिव्या गंगवार समाजवादी पार्टी, अनीस खां उर्फ फूल बाबू बसपा की तरफ से और श्रीमती शिखा पांडे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और पीलीभीत मेन सीट की अगर बात की जाए तो पीलीभीत सीट से प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखा दें कि पीलीभीत में बीजेपी की तरफ से उतार दिए गए हैं जो प्रत्याशी संजय गंगवार बीजेपी की तरफ से यहां पर पीलीभीत के चुनावी मैदान में है, शैलेंद्र गंगवार समाजवादी पार्टी की तरफ से, शाने अली बसपा की तरफ से और शकील नूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीलीभीत सीट से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि पीलीभीत मेन सीट विधानसभा की यहां बात हो रही है जहां पर प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। संजय गंगवार बीजेपी की तरफ से, शैलेंद्र गंगवार समाजवादी पार्टी की तरफ से, शाने अली बसपा और शकील नूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो मैं इसके साथ ही अब बात करेंगे उन्नाव की। तो उन्नाव विधानसभा सीट पर प्रत्याशी कौन से इस बार चुनावी मैदान में है वो भी आपको दिखाते चले कि उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से अनिल सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, उदयराज समाजवादी पार्टी की तरफ से, विनोद कुमार त्रिपाठी बसपा की तरफ से और श्रीमती उर्षा राणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्नाव की पूर्वा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव एक महत्वपूर्ण सीट यहां पर बन जाती है, एक हॉट सीट है उन्नाव जहां पर तमाम प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। उन्नाव की पूर्वा सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब मतदान जारी है। और अब रुक करेंगे उन्नाव मेन सीट की ओर। तो उन्नाव विधानसभा सीट से प्रत्याशी की सूची भी आपको दिखाते चले कि उन्नाव की विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी की तरफ से पंकज गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं अभिनव कुमार सपा पार्टी की तरफ से और देवेंद्र सिंह बसपा की तरफ से, आशा सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्नाव की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि अहम सीट उन्नाव जहां पर यह द्वंद्व देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी की तरफ से पंकज गुप्ता हैं जिन्हें टक्कर देने के लिए अभिनव कुमार समाजवादी पार्टी की तरफ से, देवेंद्र सिंह
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और आशा सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्नाव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे उन्नाव की एक और अहम सीट के बारे में। तो उन्नाव की भगवंत नगर सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि उन्नाव की भगवंत नगर सीट से आशुतोष शुक्ला बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, अंकित परिहार समाजवादी पार्टी की तरफ से, बृजकिशोर वर्मा बसपा की तरफ से और जंग बहादुर सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्नाव की भगवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव की भगवंत नगर सीट प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है, जहां पर आशुतोष शुक्ला बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जिन्हें टक्कर देंगे अंकित परिहार समाजवादी पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से बृजकिशोर वर्मा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जंग बहादुर सिंह। और अब बात करेंगे उन्नाव की मोहान सीट के बारे में। तो उन्नाव की मोहान सीट के प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखा दें कि मोहान सीट से प्रत्याशी कौन से मैदान में है इस बार। तो ब्रजेश रावत बीजेपी ने इस बार दावेदारी पेश करने के लिए मोहान विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आंचल वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्नाव की मोहान सीट से, सेवक लाल रावत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मधु रावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्नाव की मोहान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें अब उन्नाव की सफीपुर सीट के बारे में। तो उन्नाव की सफीपुर सीट के प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखाते चले कि उन्नाव की सफीपुर सीट से बम्बा लाल दिवाकर बीजेपी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं, सुधीर रावत समाजवादी पार्टी की तरफ से, राजेंद्र गौतम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से टक्कर देने के लिए शंकरलाल गौतम को सफीपुर सीट से उतार दिया गया है। और अब बात करेंगे उन्नाव की बांगरमऊ सीट के बारे में। काफी हॉट सीट बन जाती है उन्नाव की बांगरमऊ सीट, और इसके प्रत्याशियों की सूची कुछ इस प्रकार है कि उन्नाव की बांगरमऊ सीट से बीजेपी की तरफ से श्रीकांत कटियार को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुन्ना अलवी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां चुनावी मैदान में है, रामकिशोर पाल बसपा की तरफ से और आरती वाजपेयी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट की यहां बात हो रही है, जहां प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीकांत कटियार बीजेपी की तरफ से, मुन्ना अलवी समाजवादी पार्टी की तरफ से, रामकिशोर पाल बसपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आरती वाजपेयी बांगरमऊ विधानसभा सीट उन्नाव से चुनाव लड़ रही हैं। और वहीं अब बात करेंगे हरदोई की। उन्नाव के बाद हरदोई की ओर रुख करते हैं और बताते हैं आपको कि हरदोई की सवायजपुर सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। सवायजपुर विधानसभा सीट से माधवेंद्र प्रताप रानू बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में है, पद्मराज सिंह पम्मू समाजवादी पार्टी की तरफ से, राहुल तिवारी बसपा की तरफ से और राजवर्धन सिंह राजू कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवायजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें हरदोई की शाहबाद सीट के बारे में। तो हरदोई की शाहबाद सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको बताते चलें कि श्रीमती रजनी तिवारी बीजेपी पार्टी की तरफ से शाहबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ खान बब्बू समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, अहिबरन सिंह लोधी बसपा की तरफ से, अजीमुशान कांग्रेस की तरफ से हरदोई की शाहबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे चरण का मतदान यहां पर जारी है और इसी के साथ ही आपको बताते चलें तो वह एनपी सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे चौथे चरण को लेकर बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है। सर बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। थैंक यू नमस्कार। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, कैसा लग रहा है? क्योंकि तीसरे चरण तक कहा जा रहा था कि भाई निर्णय आ चुका है, लग रहा है बीजेपी ही जीत रही है, अब चौथे चरण का मतदान शुरू है। देखिए चौथे, पांचवें, छठे, सातवें सभी चरण में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएगी। दोबारा मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। तो पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों की वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है और चुनाव नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे।
पर एनपी सिंह जी, सभी पार्टियां इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। हर कोई कह रहा है कि उन्हीं की पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो और अब बीजेपी भी। तो क्या लगता है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, देखिए, समाजवादी का आपको पता है गुंडागर्दी की पार्टी होती थी, गुंडागर्दी की सरकार चलती थी। योगी जी ने आते ही पूरे प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म कर दिया, बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से लोग रह रहे हैं। तो ये काम जो है वो नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में काम किया है और वो काम ही हमें वोट दिलवा रहा है और उसी के दम पर हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो एनपी सिंह जी, इस बार इस चरण में उन्नाव और जो है हरदोई जैसी अहम सीटें भी हैं, तो क्या लगता है उन पर जिस तरह के जो कांड इससे पहले हो चुके हैं, रेप विक्टिम जो पाए गए वहां पर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का यहाँ पे बैकड्रॉप हो सकता है, उसका असर पड़ सकता है मतदाताओं पर? कोई बैकड्रॉप इसलिए नहीं है कि जो भी दोषी पाए गए हैं हमारी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अगर रेप कांड में दोषी हमारी पार्टी के लोग पाए गए तो वो आज भी जेल में है और उनकी कहीं भी हमारी सरकार ने मदद नहीं की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने कहीं भी एक तरफा कार्रवाई नहीं की, कोई कानून में समझौता नहीं किया। हमारी सरकार कानून पर काम कर रही है और पूरी की पूरी प्रदेश के अंदर लाइन व्यवस्था को बहुत अच्छा किया है और कहीं पर भी रेप कांड में हमने कोई बचाव नहीं किया, क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा मिली है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बिल्कुल साफ है कि हम ईमानदारी के साथ सरकार चलाते हैं और उसी के दम पर हमारी सरकार बनेगी। पर एनपी सिंह जी, अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे पोलिंग बूथ के बाहर से, लोगों से उन्होंने बात की, तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी बेरोजगारी का मुद्दा इस बार काफी अहम तौर पर उठाया गया। महिला की सुरक्षा की जहां दावे कर रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, लोगों का कहना कुछ और ही है कि महिला की सुरक्षा में उन्हें कोई बदलाव नहीं नजर आया, महिला सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। देखिए, सिस्टम को सुधारने में टाइम लगा है। बहुत पहले सिस्टम बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने में समय लगा है। हमारी सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता का काम किया है, महिला सुरक्षा पर बहुत मजबूती से काम हुआ है, रोजगारी पर भी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी काम किया है। पूरी दुनिया में जो 2 साल ये चला है कोरोना, इसमें पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है, बेरोजगारी सारी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी समय समय पर सबका साथ दिया है। सबको खाना, सबको कपड़े, सबको हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। तो जिस तरह से ये 3 साल निकले हैं, इसमें प्रदेश सरकार ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। जब कोरोना फैल रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गांव-गांव जाकर लोगों के साथ खड़े थे, लोगों का सहयोग कर रहे थे। तो सरकार ने सराहनीय काम किया है और जनता देख रही है और जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। पर एनपी सिंह जी, एक तरफ जहां यूपी मॉडल की तारीफ भी हुई कोरोना काल में, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि कोरोना काल में जितनी मौतें उत्तर प्रदेश में हुई कहीं नहीं हुई, और जिस तरीके से जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्था में बदल गई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिले लोगों को, अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और मशीनें भी मौजूद नहीं थी, और मशीन अगर थी तो ऑपरेटर वहां पर नहीं थे। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी जो चूक कोरोना काल में हुई कहीं ना कहीं यूपी सरकार से, तो वो चुनावी रिजल्ट में नजर आने वाली है? नहीं, यूपी सरकार से कोई चूक नहीं हुई है। किसी को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी फैलेगी और इतनी तरह से, जिस तरह से बीमारी फैली थी, लोगों की मौत हुई है, बिल्कुल कोई भी पहले से तैयार नहीं था कि इतनी ऑक्सीजन और इतनी दवाइयां और इतने डॉक्टर हों। उससे सबक लेकर हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 14 बड़े हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय खोले हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई है, सरकार ने उस पर काम किया है। तो सरकार पूरी तरह से सजग है और ईमानदारी से काम कर रही है। ये बीमारी पूरी दुनिया की बीमारी थी, अकेले उत्तर प्रदेश की या अकेले भारतवर्ष की नहीं थी। पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगाकर, मुख्यमंत्री जी खुद मैदान में कूदे, गांव-गांव जाकर काम किया, पूरे डॉक्टरों को एक्टिवेट किया, मेडिकल पर बड़ा काम किया। तो इसके लिए सराहना की जानी चाहिए प्रदेश सरकार की, और जनता देखती है, जनता हमारे साथ है, इसीलिए वोटिंग की जा रही है। पर जहां जनता की बात है एनपी सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और खड़ा हो रहा है कि महिला वोटर्स जो हैं वो भी ज्यादा हैं और काफी अहम भूमिका निभाती हैं यूपी चुनाव की जहां तक बात की जाए, और इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला जो प्रत्याशी हैं ज्यादा खड़े किए गए, आरक्षण दिया गया है, और साथ ही जिस तरह से महंगाई बढ़ी, गैस सिलेंडर के रेट बढ़े, तो गृहिणियों का यहाँ पे सीधा सीधा कनेक्शन हो जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार के मतदान में महिलाएं वाकई एक अहम निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, महिलाएं आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। आप 3 तलाक को देख सकते हैं, 3 तलाक पे कितना बड़ा काम हुआ है, पूरी महिलाओं को पूरी पावर्स मिली है उसमें। और महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई भी पूरी दुनिया में बढ़ी है,
कच्चा तेल और ये पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है। तो ये सारी जो महंगाई है पूरी दुनिया की है। हमारी सरकार पूरी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। गन्ना किसानों को पैसा पर दिया जा एनपी रहा सिंह जी, है। लोगों का आरोप तो ये भी है कि क्योंकि अब चुनाव है तो काफी महीनों से जो है पेट्रोल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब क्या चुनाव के बाद एक बार फिर से पीक पे जाएंगे पेट्रोल के प्राइस? देखिए, पेट्रोल सरकार के नियंत्रण में नहीं है। पेट्रोल डीजल आज भी प्राइवेट मार्केट में है। वो बढ़ाते हैं, वो हमारी सरकार के कहने से ना पेट्रोल की कीमत कम करेंगे ना वो बढ़ाएंगे। वो प्राइवेट देख रही है, सरकार के नियंत्रण से इस वक्त बाहर है। पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना घटाना 10 पैसे 20 पैसे वो करते रहते हैं, उन्हीं का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, सबके साथ विकास का साथ काम कर रही है। तो सबका विकास सबका साथ हम लोग खड़े हैं और उन्हीं के साथ में काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने लड़की लड़ने की बात की है। लड़की लड़ती नहीं है, लड़कियां साथ खड़ी होती हैं और हम सब लोग साथ काम कर रहे हैं। 70 साल में उन्होंने जो किया है वो उनको भी पता है और सारी दुनिया को, पूरी जनता को पता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। और आज जो सरकार काम कर रही है वो सबके बहुत बहुत सामने है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें, यूपी में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। एनपी सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने तमाम कार्यकाल में जिस तरह के काम किए गए उनके बारे में जानकारी हमें दी और कहा है कि बीजेपी पार्टी आश्वस्त है कि इस बार एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी। लेकिन देखना यह है कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं और नतीजों के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। और इसी के साथ ही साथ में आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको कि हरदोई की सीट पर कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। तो हरदोई सीट विधानसभा सीट काफी अहम सीट यहां पर है और इसको लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मतदाता इनके भाग्य का फैसला इस बार करेंगे और तेजी से वोट भी किए जा रहे हैं। भारी से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपील भी लगातार की जा रही है तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से कि मतदान जरूर करें। जो मत का अधिकार है काफी अहम होता है और जो चुनावी माहौल है ऐसे में मताधिकार का प्रयोग करना सबसे अहम हो जाता है। तो वहीं आपको बताते चलें कि हरदोई की विधानसभा सीट से नितिन अग्रवाल बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, शोभित पाठक बसपा की तरफ से और आशीष कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरदोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे हरदोई की गोपामाऊ सीट के बारे में। तो गोपामाऊ सीट के प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखाते चले कि हरदोई की गोपामाऊ सीट से श्याम प्रकाश बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। राजेश्वरी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। सर्वेश कुमार जनसेवा बसपा की तरफ से और श्रीमती सुनीता देवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरदोई की गोपामाऊ सीट से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि हरदोई गोपामाऊ सीट पर मतदान शुरू हो चुके हैं और मतदान अभी भी जारी है। और इस दौरान प्रत्याशियों की सूची हम आपको यहां दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने श्याम प्रकाश को गोपामाऊ विधानसभा सीट से चुनावी प्रत्याशी बनाया। राजेश्वरी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है। सर्वेश कुमार जनसेवा बसपा की तरफ से और श्रीमती सुनीता देवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रुक करेंगे हरदोई की सांडी सीट का। तो हरदोई की सांडी सीट से कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है वो भी आप देखते चलें कि हरदोई की सांडी विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे गए और उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की तरफ से कौन से इस बार प्रत्याशी हैं जो चुनावी रण का हिस्सा बने हैं। तो बता दें आपको कि प्रभाष वर्मा बीजेपी पार्टी की तरफ से हरदोई की सांडी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। श्रीमती उषा वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कमल वर्मा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं और श्रीमती आकांक्षा वर्मा टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हरदोई की सांडी विधानसभा सीट के प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और लगातार वोटिंग भी जारी है। देखना यह होगा कि अब किस प्रत्याशी के भाग्य का तारा चमकने वाला है। प्रभाष वर्मा बीजेपी की तरफ से, श्रीमती उषा वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से
राम खिलावन निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई विधानसभा सीट से, तो उन्हीं से बात करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है। तो राम खिलावन जी, क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? जी, आपको बता दें, उन्नाव जनपद के भगवान नगर में इस समय हम खड़े हैं। भगवान नगर का पोलिंग स्टेशन का करीब पीपर खेड़ा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर आपको बता दें बीजेपी और सपा का टक्कर नजर आ रही, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष शुक्ला जी यहाँ से जो हैं उनकी बढ़ोतरी जनता में देखी जा सकती है और काफी हद तक यहाँ बीजेपी का ही परचम लहराता नजर आ रहा है। जी, राम खिलावन जी, ये भी पूछेंगे कि क्या कुछ मापदंड इस बार जनता तय करके चल रही है कि इस बार मतदान करने के तौर पर ये मापदंडों पर वो है पार्टियों को जो है परखने वाले हैं? जी, आपको बता दें, जनता का यहाँ कुछ बहुत विकास का मुद्दा थोड़ा नजर आ रहा है। विकास के मुद्दे में यहाँ पीछे क्षेत्र नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोगों का कहना है कि अभी तक जो बीजेपी की तरफ से सहयोग गरीबों को, महिलाओं को प्राप्त हुआ है, महिलाएं यहाँ सबसे ज्यादा बीजेपी के पक्ष में उत्साहित होती नजर आ रही। जी, और तमाम विकास कार्यों को लेकर भी हम जानना चाहेंगे, अब जनता से पूछें कि वो कितना संतुष्ट हैं और आगे कितना कुछ विकास कार्यों को लेकर वो इस बार वोट कर रहे हैं। जी, आपको यहाँ बता दें, उन्नाव जनपद का विकास का मामला लेकर देखा जाए तो जहाँ खड़े हैं वहाँ कटरी बेल्ट है। कटरी बेल्ट में अभी विकास के नाम पर तो काफी पीछे हद तक है, लेकिन जो अभी तक महिलाओं को यहाँ राशन मुहैया कराया गया या किस तरह जो बीजेपी की तरफ, सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी गई कोरोना के काल के समय में, तो उससे काफी हद तक यहाँ की जनता जो है संतुष्ट होती नजर आ रही है। महिलाओं का विशेषकर कहना है कि इस समय जो हमको सहयोग मिला कोरोना के दौरान विषम परिस्थितियों में, और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति टूट चुकी थी, और उससे वो संतुष्ट है कि शायद हो सकता था दूसरी सरकार होती तो इतना हम लोगों को व्यवस्था न करा पाती। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कटरी बेल्ट में निषादों का, चूंकि यहाँ खड़े हैं जहाँ ज्यादातर निषादों का गढ़ है, यहाँ विकास से तो काफी हद तक नाराज होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दोबारा जो यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के हैं और वो आश्वासन देते नजर आए हैं यहाँ के कि यहाँ के विकास को हम मुख्य धारा के रूप में लाएंगे, जिसके कारण यहाँ की जनता इस बार फिर पुनः बीजेपी के प्रत्याशी पर विश्वास करती नजर आ रही है। जी, क्योंकि निषाद समुदाय जो है वो भी काफी अहम निर्णायक भूमिका में इस वक्त है, बना हुआ है। हम चाहेंगे कि आप लोगों से ही बात करें कि क्या कुछ उनको लग रहा है इस बार, क्या कुछ मन में है जनता के इस बार। जी, हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन यहाँ की जो हमारे बीच में लोग खड़े हैं प्रत्याशी, इनसे बात करना चाहेंगे कि इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों किसको वोट करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है सर? अजय निषाद। आप यहाँ पोलिंग में किसका मुख्य भूमिका हो रही है और किसको वोट करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे? इसमें मुख्य भूमिका आशुतोष शुक्ला जी की है, जो कि बीजेपी में है, और वो प्रत्याशी के रूप में यहाँ जो जनता है उन्हीं को ज्यादा पसंद कर रही है। निषाद समाज भी उनको ज्यादा पसंद कर रहा है। क्यों पसंद कर रहा है, क्या कारण? क्योंकि उनकी बीजेपी की जो राशन वितरण है और जो गांव ग्रामीण लोगों को सुविधाएं हैं वो मिली हैं, और वो आश्वासन भी दिए हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम हर्षित है। अच्छा, तो कैमरामैन चाहेंगे, तो आप किसको वोटिंग करना चाहेंगे? हम यहाँ से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष शुक्ला जी को वोट करेंगे, और उसको देने का मुख्य कारण ये भी है कि वो किसी पद पे ना होते हुए भी उन्होंने देश, अपने शहर के लिए बहुत कुछ करा। भगवान नगर में बहुत सेवा करते हुए आए हैं, और कहीं ना कहीं योगी जी के संरक्षण में कई कार्य अच्छे भी हुए हैं, जिससे कि कुछ समस्याएं भी हैं हराहा की, जिसके लिए इस बार बोला भी है कि निदान होगा। और कुछ फायदे ये हुए हैं, जैसे कि गरीबों को आवासीय योजना मिली है, घर घर शौचालय हुए हैं, राशन वितरण हुआ है, और फ्री में वैक्सीनेशन हुआ है। अन्य पार्टी अगर शायद होती तो इतना ज्यादा वितरित ना हो पाता, उसमें भी कहीं ना कहीं कई चीजों का पैसा देना पड़ता जनता को, जिस तरह से बहुत ही लाभ का फायदा मिला है। जी, अभी बात कर रहे थे हम यहाँ इनसे कि उनका भी कहना था कि जनता का ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है और सहयोग मिला, जिससे जनता बीजेपी के पक्ष में है। और आइए बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? धर्मराज निषाद। आप यहाँ किसकी वोटिंग चल रही है, किसको वोटिंग करना चाहेंगे, क्या? यहाँ पे तो आशुतोष शुक्ला ही का ज्यादा रुझान है यहाँ पे भगवान नगर में। तो हाँ, और ये पहले से ही कोरोना काल में और राशन वितरण किया, और लोगों की समस्या के दवाई ववाई सब देने का काम किया, और जो विधवा भी लोग औरतें थी उनकी पेंसिल
बनाने का काम किया और लोगों को जैसे कि मकान में आग लग गई है लोगों के घरों में, तो उनका भी थोड़ा बहुत जो सहयोग हुआ शासन ऐसे ऐसे से देखे उनका भी, और कैसे कि गरीब लोगों के यहाँ पे शादी ब्याह होना है, गरीब लड़की लोगों के उनको भी पैसा यानी कि आप लोगों का काम किया है। और लोगों को कैसे कि अभी ठंडी में जाने में अभी कंबल अम्बल अभी बहुत से वितरण किया और शाल और कंबल ये सब स्वेटर विटर लोगों को बहुत मदद किया गरीबों को। जो चलिए यहाँ बात कर रहे थे हम, यहाँ पब्लिक से देख रहे थे आपकी, यहाँ का लोगों का कहना है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं आशुतोष शुक्ला, वो लोगों के बीच के हैं, समाज में अपनी छवि बनाए रखे हुए हैं, इसलिए कमल यहाँ खिलता नजर आ रहा है। और आगे अन्य हम पोलिंग स्टेशन पे दिखाते रहेंगे आपको हर परिस्थिति क्यों क्या माहौल रहेगा और क्यों जनता वोट करेगी। देखते रहिए उन्नाव जनपद से राम खिलावन निषाद, आर्या न्यूज टीवी। राम खिलावन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस तमाम लोगों से बात करवाने के लिए और करने के लिए। चाहेंगे आपकी नजर बनाए रखें और दर्शकों को बता दें कि राम खिलावन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, हमारे संवाददाता जिन्होंने लोगों से बात की। निषाद समुदाय के वहां पर लोग मौजूद थे और उनका कहना यही है कि बीजेपी कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो संतुष्ट नजर आए कहीं ना कहीं। और इसी के साथ ही फिलहाल मतदान जारी है। और अब रुक करेंगे हरदोई की मल्लावा सीट के बारे में। तो हरदोई की मल्लावा विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको बताते चले कि मल्लावा विधानसभा सीट जो कि हरदोई की है, वहां से बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस सपा बसपा की तरफ से कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी रण का हिस्सा बने हैं। बताते चले आपको हरदोई में भी सुबह से ही मतदान जारी है और आशीष सिंह आशु बीजेपी पार्टी की तरफ से मल्लावा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजेश कुमार वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, कृष्ण कुमार सिंह बसपा की तरफ से और सुभाष पाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। हरदोई के मल्लावा विधानसभा सीट की यहां बात की जा रही है, जहां प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है। और अब रुक करेंगे हरदोई की बलमू सीट पर। तो बलमू विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची भी आपको दिखाते चले कि हरदोई की बलमू विधानसभा सीट से रामपाल वर्मा बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। रामबली वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, तिलक चंद्र राव बसपा की तरफ से और सुरेंद्र कुमार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बालामाऊ विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब रुक करेंगे हरदोई की संडीला सीट पर। तो हरदोई की विधानसभा सीट संडीला है, जिस पर प्रत्याशियों की सूची हम आपको बताएंगे कि श्रीमती अलका अर्कवंशी बीजेपी पार्टी की तरफ से संडीला विधानसभा सीट से हरदोई की चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील अर्कवंशी एसबीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल मन्नान बसपा की तरफ से और मोहम्मद हनीफ उर्फ बबलू कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हरदोई की संडीला विधानसभा सीट के प्रत्याशी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो इस बार चुनावी रण का हिस्सा बने हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस चारों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने जो दावेदार हैं इस सीट से उतार दिए हैं और अब मतदान भी इस सीट पर किया जा रहा है तमाम प्रत्याशियों के लिए। और हरदोई के बाद अब रुक करेंगे फतेहपुर का। तो फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें। कृष्णा पासवान बीजेपी की तरफ से खागा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राम तीरथ परमहंस समाजवादी पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से दशरथ लाल सरोज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश गिहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब आते हैं फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा सीट पर। तो फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी कौन से इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो भी आप देखते चले कि रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी बीजेपी की तरफ से हुसैनगंज सीट से चुनावी मैदान में है। श्रीमती उषा मौर्य बसपा की तरफ से, फरीद अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से और शिवाकांत तिवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुसैनगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फतेहपुर की एक अहम सीट मानी जाती है हुसैनगंज सीट, जहां से प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें टक्कर दे रहे हैं श्रीमती उषा मौर्य बसपा की तरफ से और फरीद अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से, शिवाकांत तिवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
और फतेहपुर मेन सीट पर प्रत्याशियों की सूची भी अब आपको दिखाएंगे, जहां पर जो इस बार तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और इस पर भी अब द्वंद्व खास देखने को मिलेगा। फतेहपुर विधानसभा सीट की यहां बात कर रहे हैं। विक्रम सिंह बीजेपी पार्टी, चंद्र प्रकाश लोधी समाजवादी पार्टी और अयूब अहमद बसपा पार्टी और मोहम्मद मोहसिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से फतेहपुर विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं संजीव चौधरी जी सपा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या लगता है इस बार कौन सी सीट पर चुनाव की कड़ी होने वाली है? आज समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाएगी चौथे चरण के अंदर। पहले चरण में इन भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था, दूसरे चरण में इनका सफाया हो गया था, तीसरे में सफाया हो गया था, आज चौथे चरण में भी इनका सफाया होने जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको पसंद करे। इन्होंने वो काम किए हैं जिससे जनता में रोष है, किसानों में रोष है, युवाओं में रोष है। और मैं कहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में ये केवल और केवल इन्होंने प्रचार के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कार्य किया नहीं है। प्रचार से भला किसी का होता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर जनता जनार्दन की आवाज को दबाने का काम इनके तमाम कैबिनेट ने, तमाम इन लोगों ने किया, जिससे जनता और किसान और आम पब्लिक बहुत नाराज है और इनका बिल्कुल सफाया होने जा रहा है। आप देख लेना 5वें, 6ठे, 7वें चरण में तो इनका बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे ये। और ये अगले 50 साल तक समाजवादी पार्टी इनको बिल्कुल हटाने का ऐसा काम कर दिया है कि 50 साल तक ये नहीं आ पाएंगे। जी, पर संजीव चौधरी जी, बात यहाँ पर की जाए तो और भी पार्टियां हैं। कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में काफी दमखम के साथ नजर आई। नया अभियान, नया कैंपेन चलाया गया, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से भी टक्कर मिल सकती है समाजवादी पार्टी को? देखिए, नहीं, समाजवादी पार्टी से किसी की कोई टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे युवा, नौजवान और तमाम, ये नहीं कि भाई कोई एक कास्ट, तमाम पूरा सर्व समाज मिलकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ को बहुत ही आशाओं के साथ देख रहा है और वो अपने उन आशाओं पर वो खरा भी उतरेंगे। जैसा कि बिजली फ्री देने का वादा किया और बहुत सारी है, पेंशन बहाली है, बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक पसंद कर रही है। खाली बीजेपी की तो केंद्र में भी सरकार थी, यहाँ भी थी, ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं करना। इन्हें केवल और केवल उन धनाढ्य लोगों को बीजेपी ने केवल और केवल अमीर आदमी को अमीर किया है और गरीब आदमी को गरीब किया। भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि अमीर आदमी को अमीर किया। भी नजर आया इस बार, एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। प्रत्याशियों को लेकर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें लेकर भी सवाल खड़े किए गए तमाम पार्टियों की तरफ से। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर मस्जिद करना चाहती थी, लेकिन हमारा किसान, उन 700 किसानों को कैसे भूल जाएंगे जो इनके हत्यारे हैं 700 किसानों के। उन किसान के परिवार को कैसे भूल जाएंगे जिनके ऊपर इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई। वो उस बेटी को कैसे भूल जाएंगे जिस बेटी का चीरहरण हुआ, और उसको कैसे भूल जाएंगे। हाथरस कांड को कैसे भूल जाएंगे, उन्नाव कांड को कैसे भूल जाएंगे। और आप होटल में नहीं सो सकते मैडम, आप होटल में जाएंगे तो आपका एनकाउंटर कर देगी पुलिस। ये योगी सरकार है, इसलिए इनसे नाराज है जनता, इनसे नाराज है और तमाम वर्ग, इनसे व्यापारी वर्ग भी नाराज है, क्योंकि रोजगार के मामले में इन्होंने जीरो बिल्कुल जीरो पे है। ये कोई रोजगार नहीं दिया इन लोगों ने। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 50 सीट भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लेंगे। तो संजीव जी, जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था, रोजगार की जहां तक बात है तो उस समय भी बेरोजगारी दर काफी ज्यादा था। तो क्या लगता है कि इस बार जनता भरोसा जता पाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जनता जो भरोसा, जिस भरोसे के साथ हम पर विश्वास करेगी उनका भरोसा पूरा किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। जी, संजीव चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें, संजीव चौधरी जी समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ जुड़े थे और काफी ये भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। खैर, नतीजे क्या होंगे वो नतीजों के बाद ही सामने आएगा, तस्वीर सब तभी साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक जो भी पार्टियां हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो।
सभी अपने प्रत्याशियों को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी साथ साथ जारी है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अयाशाह सीट के बारे में। तो अयाशाह विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है वो भी आपको दिखाते चले कि फतेहपुर की अयाशाह सीट से विकास गुप्ता बीजेपी पार्टी की तरफ से, विशंबर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी की तरफ से, चंदन सिंह उर्फ चंद्रसेन पाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, श्रीमती हेमलता पटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। फतेहपुर की अयाशाह सीट के प्रत्याशियों की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशियों की सूची आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। और वहीं बात करेंगे फतेहपुर की बिंदगी सीट के बारे में। तो फतेहपुर की बिंदगी विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाते चले कि फतेहपुर की बिंदगी विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से जय कुमार सिंह पटेल जैकी अपना दल से सामने है और रामेश्वर दयाल गुप्ता और दयालु गुप्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से बिंदगी विधानसभा सीट से बसपा की तरफ से यहां पर सुशील कुमार पटेल को टक्कर देने के लिए उतार दिया गया है। अभिमन्यु सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से फतेहपुर की बिंदगी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तो वहीं अब रुक करेंगे फतेहपुर की जहानाबाद सीट। जहानाबाद सीट भी काफी एक हॉट सीट में से एक मानी जाती है और इस पे कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है वो भी आपको दिखा दें। राजेंद्र पटेल बीजेपी की तरफ से फतेहपुर की जहानाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। मदन गोपाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। बसपा की तरफ से आदित्य पांडे, श्रीमती कमला प्रजापति कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है फतेहपुर की जहानाबाद सीट से। और अब रुक करेंगे बांदा की ओर। तो बांदा की मणिकपुर विधानसभा सीट से शुरुआत करेंगे। बांदा की मणिकपुर विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी देखते चले कि अविनाश चंद्र द्विवेदी बीजेपी पार्टी की तरफ से मणिकपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वीर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से मणिकपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। बलवीर पाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। रजना भारतीलाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांदा की मणिकपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। और अब रुक करेंगे बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट के बारे में। तो बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि इस बार रामकेश निषाद बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से, जयराम सिंह बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, श्रीमती आदिशक्ति दीक्षित कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इस बार बताते चलें कि रामकेश निषाद बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी की तरफ से, जयराम सिंह बहुजन समाज पार्टी और श्रीमती आदिशक्ति दीक्षित कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और इसी के साथ साथ रुक करते चले बांदा की चित्रकूट विधानसभा सीट पर। तो बांदा की चित्रकूट विधानसभा सीट के प्रत्याशी कुछ इस प्रकार है। आपको बता दें कि बांदा में चित्रकूट विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार उतारा है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को। अनिल प्रधान पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। पुष्पेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, श्रीमती निर्मला भारती कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं विधानसभा चित्रकूट सीट से, जो कि बांदा की एक अहम सीट मानी जाती है। तो यह बांदा की मेन सीट की यहां बात करें तो बांदा सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है वो भी देखते चलेंगे कि बांदा विधानसभा सीट से प्रकाश द्विवेदी बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। श्रीमती मंजुला सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से, धीरज प्रकाश राजपूत बसपा की तरफ से, लक्ष्मी नारायण गुप्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांदा विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब रुक करते चले बांदा की नारायणी सीट की तरफ। तो बांदा की नारायणी सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको बता दें कि अजय पटेल बीजेपी की तरफ से नारायणी विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से विशंभर यादव दावेदारी पेश कर रहे हैं। रामसेवक शुक्ला बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। गजेंद्र सिंह पटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांदा की नारायणी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब रुक करेंगे बांदा की बबेरू विधानसभा सीट की ओर। तो बांदा की बबेरू विधानसभा सीट से कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी रण में हैं, आपको बता दें
कि अजय पटेल बीजेपी की तरफ से बबेरू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विशंबर यादव समाजवादी पार्टी, रामसेवक शुक्ला बसपा और गजेंद्र सिंह पटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांदा की बबेरू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। और इसी के साथ ही हमने तमाम विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की सूची आपको दिखाई और इसी दौरान आपको बता दें चौथे चरण के मतदान अभी भी जारी हैं। तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं और इसी के साथ ही मतदान को लेकर भी लगातार अपील की जा रही है कि घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। और इसी के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से भी लगातार चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है और किसी भी तरह की खराबी आने पर तत्काल उसकी कार्रवाई की जा रही है, उसे ठीक किया जा रहा है। फिलहाल चुनावी चक्रवात में इतना ही। चुनाव की जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्या न्यूज के साथ।